आज का जो हमारा लेक्चर है वो पी वैल्यू इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस कि आप कैसे टेस्टिंग हाइपोथेसिस में पी वैल्यू के बेस पे आप रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं अपना नल हाइपोथेसिस। हमने पढ़ा हुआ था टेस्टिंग हाइपोथेसिस में हमारे स्टेप्स थे जिसमें हाइपोथेसिस बनता था, जिसमें नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, फिर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, देन आपकी क्रिटिकल रीजन है, कैलकुलेशन है, और एट द एंड आप कंक्लूड करते हैं कि आपने रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है अपना नल हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस में दो होते हैं, नल हाइपोथेसिस होता है और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। हमारा बेसिक होता है कि नल हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट करें, और जिसमें यूजली होता है कि आपके मीन, अगर मीन है तो मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, इस तरह से आपका नल हाइपोथेसिस है। अब आगे हम इसको देखते हैं कि पी वैल्यू एक्चुअली है क्या। P value. P value is used in hypothesis testing to help you support or reject the null hypothesis. या तो आप एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं अपना नल हाइपोथेसिस, किसकी बेस पे? P वैल्यू के बेस पे जब आप करते हैं। अगर आपको P वैल्यू गिवन दी और आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो आप P वैल्यू की बेस पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे अपना नल हाइपोथेसिस। अब आगे है कि P value is the evidence against a null hypothesis. The smaller the P value, the stronger the evidence that you should reject the null hypothesis. जितना P value की जो P value है वो स्मॉलर होगा, उतने आपके पास स्ट्रॉन्गली एविडेंस होगा, आप स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट कर सकते हैं अपना नल हाइपोथेसिस, जितनी P वैल्यू स्मॉल होती जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में है फॉर एग्जाम्पल अ पी वैल्यू ऑफ 0.0254, आपकी पी वैल्यू फाइंड आउट हुई है, आपने पी वैल्यू आपकी आई है 0.0254 आपको गिवन है, जिसको हम अगर परसेंटेज में लिखें तो 2.54% बनती है। जिसका मतलब है कि दिस मीन देयर इज अ 2.54% चांस that your results could be random, that is happened by chance. On the other hand, a larger p value of 0.9 जो कि 90% है, means that your results have a 90% probability of being completely random and not due to anything in your experiment. Therefore, the smaller the p value, the more significant your result. जितनी p value आपकी smaller होगी उतने ही आपके result significant आएंगे। जब आप hypothesis test when you run a hypothesis test, जब आप hypothesis test करते हैं, चेक करते हैं hypothesis, तो आप क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं p वैल्यू की, जो टेस्ट की p वैल्यू होती है उसको अल्फा लेवल से, जो आपके टेस्ट में अल्फा लेवल होता है उससे आप p वैल्यू चेक करते हैं। और अल्फा लेवल्स को आप परसेंटेजेस में लिखते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि आपका अल्फा 0.05 है, 0.01 है, इस तरह से आपको अल्फा गिवन होते हैं। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल में जब अल्फा आपको गिवन था 90% था, 95%, 98%, इस तरह से अल्फा आपको गिवन थे। अब ग्राफिकली आपके पास p वैल्यू है, graphically the p value is the area in the tail of a probability distribution। ये आपको देखेंगे यहाँ पे ये जो येलो सा पार्ट सा है आपका, इसमें वो आपको क्रिटिकल वैल्यू के बाद की जो आपको शेडेड पार्ट आपको नजर आ रहा होगा वो आपकी p वैल्यू है। It is calculated when you run hypothesis test and it's the area to the right of the test statistics। अगर आपका सिंगल टेस्ट है तो आप जो रन आप करते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट आपने रन किया, और अगर सिंगल सैंपल टेस्ट है तो आपका एरिया टू द राइट ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगा या एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगा। लेकिन अगर आप टू टेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो एरिया है वो लेफ्ट
और राइट दोनों में होगा एरिया। अब पी वैल्यू वर्सेस अल्फा लेवल। Alpha levels are controlled by the researcher and are related to confidence levels. अब आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? You get an alpha level by subtracting your confidence level from 100%. For example, if you want to be 98% confidence in your research, the alpha level would be 2%. हमने पिछले लेक्चर्स में भी इसको देखा है कि आप कैसे अल्फा लेवल फाइंड आउट करते हैं कि अगर आपको दिया हुआ है लेट्स सपोज 98% एग्जांपल में दिया हुआ है, तो अल्फा लेवल कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? 98% का परसेंट है तो इसकी 100 का होगा, तो 100 माइनस 98, 100% माइनस 98% तो 2% होगा, और फिर उस 2% को आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.02। इसी तरह 90% है तो 100% माइनस 90% इज इक्वल टू 10% है, और 10% को फिर आप जब करते हैं तो वो 0.1 बनता है। इस तरह से हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल के जब क्वेश्चंस किए थे तो हमने जब अल्फा लेवल नहीं फाइंड आउट किए थे, तो इस तरह से आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। When you run the hypothesis test, the test will give you a value for t. Compare that value to your chosen alpha level. For example, let's say you choose an alpha level of 5%. आपने 0.05 फाइंड आउट किया। A small p यानी कि अगर लेस देन इक्वल टू 0.05 होगा तो आप रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस। A small p जो आपका ऊपर से अल्फा लेवल देखें 5% यानी कि 0.05 सही है, अल्फा लेवल चूज किया। अब अगर आपके पास रिजल्ट है स्मॉल p यानी लेस देन इक्वल टू 0.05, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। दिस इज द स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट द नल हाइपोथेसिस इज इनवैलिड। अ लार्ज p अगर p ग्रेटर देन 0.05 आ गया, इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज वीक, सो यू डू नॉट रिजेक्ट द नल। अगर तो लार्ज वैल्यू आ जाती है आपकी p से, आप क्या करते हैं? आप एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस। और अगर लेस देन p वैल्यू आ जाती है तो आप क्या करते हैं? अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं। अगर आपकी p वैल्यू आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि अल्फा जिसे हम कहते हैं, जिससे अल्फा से डिनोट करते हैं, जिसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं, उसकी वैल्यू अगर स्मॉल आती है, स्मॉल p यानी कि p की वैल्यू आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या अल्फा वैल्यू से लेस देन है, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। और अगर आपकी p वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा आ रही है तो आप अपना नल हाइपोथेसिस जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे। सिंपल वर्जन में ये बात है। अब है आपके पास p वैल्यूज एंड क्रिटिकल वैल्यूज। पहले हमने p वैल्यू वर्सेस अल्फा किया था, p वैल्यू वर्सेस क्रिटिकल वैल्यू। p वैल्यूज और आपकी क्रिटिकल वैल्यूज का रिलेशन हम देख रहे हैं। पहले हमने p वैल्यू वर्सेस अल्फा वैल्यू का रिलेशन देखा कि स्मॉल p वैल्यू होगी तो आप अपने अल्फा से अगर स्मॉल होगी तो फिर क्या होगा डिसीजन आपका, और अगर अल्फा से ग्रेटर होगी p वैल्यू तो फिर क्या डिसीजन होगा। अब आपके पास है p वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू। p value is just one piece of information we can use when deciding if your null hypothesis is true or not. p वैल्यू की बेस पे आप अपना नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू रन एफ टेस्ट, आपने एक टेस्ट जो है टी टेस्ट आपने पढ़ा, इसी तरह एफ टेस्ट होता है, कायस्कियर टेस्ट होता है, आपने ये रन किया टेस्ट। जो एफ टेस्ट होता है वो बेसिकली फॉर वेरिएंसेस होता है, टू सैंपल फॉर वेरिएंसेस होता है। उसके लिए हमने एक टेस्ट जो है वो किया। वी विल गेट अ p वैल्यू एंड f क्रिटिकल वैल्यू और f वैल्यू। हमारे पास f वैल्यू है, p वैल्यू और f क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक है। अब आपकी p वैल्यू इसमें क्या आई है? f वैल्यू आपकी देखिए क्या 1.610145, ये आपकी f वैल्यू जो आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से आई है। फिर p
पी वैल्यू जो है वो आपकी क्या आ रही है 0.244531, ये आपकी पी वैल्यू है। नीचे आपकी एफ क्रिटिकल वैल्यू, एफ क्रिटिकल वैल्यू क्या आई आपकी 3.178893। एफ वैल्यू है आपकी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से आई है, देन पी वैल्यू है आपकी, और फिर आपकी क्रिटिकल वैल्यू आई है। अब है द रिजल्ट फ्रॉम द टेस्ट शो अ लार्ज पी वैल्यू, सो यू वुड नॉट रिजेक्ट द नल। अब ये देखिए आपकी जो पी वैल्यू है however there is only another way you can decide, compare your f value with your f critical value. If the f critical value is smaller, अगर आपकी f critical value से smaller होगी, then you should reject the null hypothesis. लेकिन इस केस में p वैल्यू और जो f critical value both are large, आपकी जो है तो हम अपना रिजेक्ट नहीं करेंगे नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अगर हमारे पास अल्फा लेवल ना हो फिर क्या करेंगे, if p is greater than 0.1 it means not significant, if p is less than 0.1 तो marginally significant है, p is less than equal to 0.05 0.05 is significant, और p is less than equal to 0.01 highly significant। Null hypothesis states that there is no relationship between the two variables being studied. नल हाइपोथेसिस आपका ये होता है ना, जैसे आपने एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 0, उसमें ये होता है कि इन दोनों के दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं है। इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, आपका नल हाइपोथेसिस ये बताता है। और अल्टरनेटिव में होता है कि इन दोनों के दरमियान कोई अफेक्शन है, कोई रिलेशन है। तो जब आप नल हाइपोथेसिस क्या स्टेट आपका करता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड। वन वेरिएबल डज नॉट, इसका मतलब वन वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट द अदर। इट स्टेट्स द रिजल्ट्स आर ड्यू to chance and are not significant in terms of supporting the idea being investigated. Thus, the null hypothesis assumes that whenever you are trying to prove did not happen. और जो alternative hypothesis होता है is one you would believe if the null hypothesis is concluded to be untrue. It states that independent variable did affect the dependent variable and the results are significant in terms of supporting the theory being investigated. आपके जो नल हाइपोथेसिस होता है उसमें कहता है कि कोई आपका रिलेशनशिप नहीं है दो वेरिएबल्स के दरमियान, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको कहता है कि वेरिएबल्स के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन है। हाउ डू यू नो इफ a p value is statistically significant? The level of statistical significance is often expressed as p value between 0 and 1. आपकी 0 and 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। The smaller the p value, the stronger the evidence that you should reject null hypothesis. जितनी वैल्यू लेस देन p वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू होती जाएगी उतना ही आप जो अपना नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करेंगे। अगर p वैल्यू लेस देन उसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से लेस देन आ गई है तो आप क्या करेंगे, अपना जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करेंगे। अगर आपकी p वैल्यू आ रही है वो लेस देन 0.05 आ रही है, अब p वैल्यू लेस देन 0.05 स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। इट इंडिकेट्स, क्या मतलब है कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, इसमें क्या कितना से है, इट इंडिकेट्स strong evidence against the null hypothesis as there is less than a 5% probability the null is correct. इसमें आपके पास 5% चांस है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है।
तो हम we should reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis। इसी तरह अगर आपके पास p वैल्यू 0.01 आ जाए तो वो हाईली सिग्निफिकेंट होती है, क्योंकि उसमें आपके पास 1% चांस होता है कि आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं। अगर p वैल्यू आपकी लेस देन 0.01 आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम रिजेक्ट कर देते हैं अपना नल हाइपोथेसिस और एक्सेप्ट कर लेते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है। अब however this doesn't mean that there is a 95% probability that the such hypothesis is true। अगर आपकी p वैल्यू, पहले जिसने केस बताया p वैल्यू जनरल आपको बताया कि p वैल्यू अगर लेस देन 0.05 आ जाए, अगर आपकी p वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है तो फिर क्या करेंगे आप? A p value higher than 0.05, it means कि greater than 0.05 आ रही है, is not statistically significant। लेस देन होगी तो statistically significant होगी, greater than 0.05 आएगी तो not statistically significant है। अब ये 0.05 आप ध्यान रखें, ये आपको अल्फा दिया हुआ है गिवन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं वो 0.05 है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आप 0.05 एज्यूम करते हैं। अगर तो गिवन है जैसे लेट्स सपोज आपको 0.01 दिया हुआ है, इस तरह से अगर आपको दिए हुए तो फिर आप उसकी बेस पे करेंगे तो आपका फिर ये p वैल्यू जैसे यहाँ पे 0.05 आ रहा है जो कि हम जनरल ले रहे हैं, जो कि अगर आपके पास जिस तरह ना गिवन हो तो हम 0.05 ही लेते हैं। अगर आपको गिवन है 0.01 तो फिर आप ये कहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे p वैल्यू हायर देन 0.051 इज नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। मतलब कंडीशंस यही रहेंगी। इसी तरह आप रिजेक्ट और एक्सेप्ट करेंगे अपना नल हाइपोथेसिस इसी कंडीशन में कि अब अगर p वैल्यू आपकी हायर देन 0.05 हो जाएगी, जिसका मतलब है कि हम एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस और रिजेक्ट करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। A lower p-value is sometimes interpreted as meaning there is a stronger relationship between two variables. However, statistical significance means that it is unlikely that the null hypothesis is true. To understand the strength of the difference between two groups, we have to need to calculate the effect size. अब hypothesis testing में आपकी p-value approach कम पड़ेगी। The p-value approach involves determining likely or unlikely by determining the probability, assuming the null hypothesis were true, of observing a more extreme test statistics in the direction of the alternative hypothesis. If the p-value is less than or equal to alpha, the null hypothesis is rejected in the favor of alternative hypothesis. And if the p-value is greater than alpha, the null hypothesis is not rejected। It means कि हम accept करेंगे। अगर आपकी p-value जो है वो less than या equal to alpha आ गई है तो आप अपना null hypothesis reject करेंगे, और अगर greater than आ गई है alpha तो आप उसको accept करेंगे अपने null hypothesis को। अब 4 steps involved in using the p-value approach to conduct any hypothesis test are: specify the null and alternative hypothesis. Number 2, using the sample data and assuming the null hypothesis to calculate the value of test statistics। आप कैसे फाइंड करेंगे? पहले आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। अगेन टू कंडक्ट द हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर द पॉपुलेशन मीन, हम टी स्टैटिस्टिक्स का हमने फॉर्मूला यूज लगाया क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन करके, जो कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉलो करता है।
इसको हम वी से भी डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में। इसमें आपके पास एक ही पैरामीटर होता है वी, टेस्ट टी स्टैटिस्टिक्स में। आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यूजिंग द नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट द पी वैल्यू। इफ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, what is the probability that we had observed one more extreme statistics in the direction of the alternative hypothesis? आपने अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा जिसे हम डिनोट करते हैं वो देखना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर टू बी स्मॉल और कंपेयर द तो हम एग्जांपल देखते हैं और उससे फाइंड आउट करते हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे पी वैल्यू। ताकि हमें न्यूमेरिकल एग्जांपल से ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंड हो जाए कि आपने कैसे पी वैल्यू के बेस पे आपने अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है कैलकुलेटिंग द पी वैल्यू फ्रॉम अ टी टेस्ट बाय हैंड। हमने टी टेस्ट यूज किया होता है, हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स तो हम टी टेस्ट की हमने एग्जांपल दी है जिसको हम सॉल्व आउट करेंगे और फिर पी वैल्यू बेस में हम अपना नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अदील वांट्स टू नो इफ द मीन हाइट ऑफ अ सर्टेन स्पीशीज ऑफ प्लांट इज इक्वल टू 15 इंचेस। उसकी मीन हाइट क्या आपको दी हुई है सर्टेन स्पीशीज की 15 इंचेस। Test this, he collects a random sample of 20 plants and finds that the sample mean is 14 inches and the sample standard deviation is 3 inches. Conduct a t-test using alpha 0.05 to determine if the true mean height for the population is actually 15 inches. आपकी population mean जो है वो 15 inches है। जो आपको random sample है it means कि n आपके पास जो है वो 20 है। एक्स आर जो है वो सैंपल मीन है जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, वो आपके पास 14 इंचेस है। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 3 इंचेस है। यानी कि आपके पास सारी कैलकुलेशंस दी हुई हैं, बस आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में अपनी वैल्यू को पुट करना है, अपने वैल्यूज को अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला जो है टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू उसमें पुट करके आपने फाइंड आउट करना है टी की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसको उसी तरह हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जैसे हमारे प्रोसीजर्स थे हम उसी तरह अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की प्रोसीजर्स लिखेंगे। स्टेप 1 है कि स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। लेट्स नोट जो है आपका म्यू इज इक्वल टू 15 क्योंकि हमने ट्रू मीन हाइट फॉर द क्या फाइंड करना था। ये लास्ट लाइन में देखें ये शेडेड लाइन आ रही, ये शेड जो किया हुआ है टू डिटरमाइन इफ द ट्रू मीन हाइट फॉर द पॉपुलेशन एक्चुअली 15 इंचेस। यानी कि आपको पॉपुलेशन मीन जो कि म्यू की इक्वल होता है, पॉपुलेशन मीन म्यू इज इक्वल टू 15 इंचेस, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 15 और आपका अल्टरनेटिव जो है एच ए या आप H1 इसको भी लिख सकते हैं, म्यू इज नॉट इक्वल टू 15 है। फिर आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका जो है वो गिवन है 0.05। फिर आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अपनी फाइंड आउट की, वैल्यूज आपको सब गिवन थी। आपने टी टेस्ट का फॉर्मूला लिखा x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय s डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। उसमें वैल्यूज पुट की 14 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 20। तो जब आपने इसको सॉल्व आउट किया तो आपके पास वैल्यू आ गई माइनस 1.49। ये आपकी टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है फाइंड द पी वैल्यू फॉर द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। आपने पी वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो फाइंड द पी वैल्यू वी नीड टू यूज द टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हमें टी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट की थी उसके लिए हमारे पास नॉर्मल का टेबल था, इसी तरह टी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होगा। हमने पहले भी जब टी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की थी उसमें देखा था कि हम टी डिस्ट्रीब्यूशन में अपने जो टेबल में कैसे वैल्यू देखते हैं, n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम वैल्यू देखते हैं। अब इसमें हमारे पास जो ये एग्जांपल है इसमें हमें रैंडम सैंपल जो दिया है वो 20 दिया है, यानी कि हमारा सैंपल साइज n इज इक्वल टू 20 है। तो n-1 आपके पास कितना होगा 19, क्योंकि n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है टी टेस्ट का, टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपके पास डिग्री फ्रीडम है n-1 है।
तो 20 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा 19। अब हम क्या करेंगे, अब हम 19 की कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम 19 की कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे और वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। वन 1.49। अब आपने जो p वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखें कैसे आप p वैल्यू फाइंड आउट करें। आपने t डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिलो, वी नीड टू लुक एट द रो दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू 19 on the left hand side and attempt to look for the absolute value of our test statistics 1.49। अब हम टेबल देखते हैं, ये आपके पास टेबल है। अब आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ गई ना 1.49। अब आपने 19 की कॉरस्पॉन्डिंग देखें, चेक करें 1.49 कहीं लाई कर है आपका। 19 की कॉरस्पॉन्डिंग, अब आपको दो रेड ब्लॉक्स नजर आ रहे होंगे, यानी कि इसके दरमियान आपकी 1.49 वैल्यू लाई करती है और 19 के आगे तो आप जब मूव ऑन करेंगे तो आपकी वैल्यूज जो होंगी वो ग्रेटर होंगी, जैसे 2.093 हो गई, 2.53 वो तो ग्रेटर होगी। आपको वैल्यू क्या चाहिए, 1.49। आपने 1.49 जब फाइंड आउट करने स्टार्ट की तो आपकी 1.49 नहीं आ रही वैल्यू, आपकी वैल्यू आ रही है 1.328 और 1.729, यानी कि 1.49 इसमें 19 की कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि आपका n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आया है वो है 19 आया। तो अब 19 की कॉरस्पॉन्डिंग आपने जब चेक किया तो वो 1.49 ला ही नहीं करती। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो दो वैल्यूज हैं आप इनको पिक करेंगे, ठीक है। अब आप इसको अब आपकी ये जो वैल्यूज थी, ये यहाँ देखें, ये 1.38 जो है वो ऊपर अल्फा में क्या आ रहा है 0.1 और 1.729 में अल्फा में क्या आ रहा है 0.05, ठीक है। अगर तो आपकी वैल्यू 1.49 जो थी वो 1.49 थी आपकी वैल्यू, हाँ, अगर आपकी 1.49 वैल्यू आ जाती एग्जैक्टली, लेट्स सपोज अगर वो 0.1 की कॉरस्पॉन्डिंग आ जाती तो फिर हम वही लिख लेते। लेकिन अब क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग नहीं आ रही और इन बिटवीन आ रही है, तो आप क्या करेंगे, अब आप उन दो वैल्यूज की, जिन दो वैल्यूज की इन बिटवीन आ रही है, अब उन दो वैल्यूज के अल्फा को चेक करेंगे। अब देखिए इन दो वैल्यूज जो रेड आपके ब्लॉक में हुए हैं, रेड शेडेड हुए हैं, इनको देखें, ये आपके इसमें 1.328 एंड 1.729, इनके कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा चेक करें। 1.38 की कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा 0.1 है और 1.729 की कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा 0.05 है। तो आप क्या करेंगे, इन अल्फाज को लिखेंगे 0.1 प्लस 0.05, इन दोनों अल्फाज को आप ऐड करेंगे। जिन दो अल्फाज के बिटवीन ये वैल्यू आपकी आ रही है, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं आ रही ना, अगर एग्जैक्टली आ रही थी 1.38 लेट्स सपोज आ रही होती तो हम 0.1 लिख लेते, एग्जैक्टली नहीं आ रही, तो हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे। आपने इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया, 0.1 प्लस 0.05, इन दो वैल्यूज की कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्फा था उनको ऐड किया, 0.1 प्लस 0.05 को आपने ऐड किया, तो आपके पास वैल्यू आ गई 0.15। इसको आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि ये दो वैल्यूज के बिटवीन है, दो वैल्यूज आपने ली, इसके आपने डिवाइडेड बाय 2 किया। जब आपने डिवाइडेड बाय 2 किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.075, ठीक है। यहाँ पे लिख भी लेते हैं हम,
आपने 0.1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 2 किया, आपके पास वैल्यू आ गई 0.075। अब हमारा टी टेस्ट जो है वो टू साइडेड, अगर तो वन साइडेड होता तो हम वन साइडेड होता तो हम 0.05 ही करते, 0.075 ही लेते हैं। लेकिन अब हमारा क्योंकि टी टेस्ट जो है ये एग्जाम्पल में वो टू साइडेड है, तो हम क्या करेंगे, हम 0.075 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 2 तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.15। इसका मतलब है कि आपकी एस्टिमेटेड पी वैल्यू जो है वो 0.15 है। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ से देखें, सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस बनाया, फिर हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो था वो फाइंड आउट किया। फिर अब पी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया कि n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट किया, और उस डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पे आपने उस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को टेबल में फाइंड आउट किया। 19 हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम था, 19 की कॉरस्पॉन्डिंग हमने चेक किया कि 1.49 कहीं वैल्यू आ रही है। जब आपने 19 की कॉरस्पॉन्डिंग चेक किया तो 19 की कॉरस्पॉन्डिंग 1.49 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही थी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही थी, ये दो वैल्यूज के मिड में आ रही थी, यानी कि 1.328 एंड 1.729 में। अब इन दोनों के इन बिटवीन ये वैल्यू आ रही थी, इसलिए आपने इनके कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा जो है आपके 0.1 और 0.05 इन दोनों को लिया, आपने ऐड किया और देन डिवाइडेड बाय 2 किया। अब क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज थी, टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारा टू साइडेड था, तो इसलिए आपने इस जो वैल्यू आपके पास 0.075 आई है, आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया। ठीक है, अगर तो और वो आपकी जो वैल्यू से फाइंड आउट की वो आपकी एस्टिमेटेड पी वैल्यू आ गई। अगर तो आपके पास सिंगल टेस्ट होता तो आप ए की वैल्यू लेते 0.075, लेकिन आपके पास दो है जिसलिए आप 0.15 ले रहे हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन आप ड्रॉ करेंगे, since the p value is not less than our chosen alpha 0.05। अब आपने अल्फा जो आपके पास था 0.05 जो क्वेश्चन में था उसको और इस एस्टिमेटेड p वैल्यू को कंपेयर करना है। तो आपकी जो p वैल्यू है वो ग्रेटर देन आ रही है अल्फा से, 0.15 जो है आपका ग्रेटर देन 0.05 है ना। तो हम जब हमारे पास p वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा आ जाए तो हम क्या करते हैं, वी कांट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। It means कि we not accepting it. Thus, we don't have sufficient evidence to say that the true mean height of this species of plant is different than 15 inches. अब आपकी p वैल्यू क्योंकि ग्रेटर देन आपका जो अल्फा है, चूजन अल्फा जो आपको क्वेश्चन में गिवन था 0.05 उससे ग्रेटर है, इस वजह से आप अपना नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं। For example, the mean GPA. An example concerning the mean grade point average. Suppose that our random sample of n is equal to 15 students majoring in mathematics read a test statistic t equaling 2.5. आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स दिया, टी स्टैटिस्टिक्स है, वैल्यू दी है 2.5 की, सैंपल है n इज इक्वल टू 15। सिंस n इज इक्वल टू 15 तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा वो n-1 होता है। v इज इक्वल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास होता है इक्वल टू v इज इक्वल टू n-1। तो आपने n-1 किया, वो आपके पास बन गया 14, 15 - 1 14 हो गया। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास है 0.05। अब p वैल्यू फॉर कंडक्टिंग द राइट टेल टेस्ट mu is equal to 3 and mu is greater than 3 is the probability that we would observe a test statistic greater than 2.5 if the population mean mu really were 3। आपकी p वैल्यू जो आई है वो 0.0127 है, जो कि आपको बता रही है
test statistic T in the direction of alternative hypothesis if the null hypothesis were true. Therefore, our initial assumption that the null hypothesis is true must be incorrect, that p-value 0.05 is less than 0.05. So we reject the null hypothesis. तो हम रिजेक्ट करेंगे. अब हमारे पास लेफ्ट टेल के लिए वैल्यू आई है, उसकी पी वैल्यू आई 0.0127. और ये देखें लेफ्ट में आपके पास वैल्यू इस तरह से ग्राफिकल उसने शो किया हुआ. और अगर यही आपके पास हो ट्रू टेल के लिए तो फिर आप क्या करेंगे. देखिए ट्रू टेल के लिए लेफ्ट साइड पे और राइट साइड में आपको शेडेड जो है वो नजर आ रहा होगा. Note that the p-value for a true test is always 2 times the p-value of the one tail test. The p-value 0.0254 tell us it is unlikely that we would observe such an extreme test statistic t-steric in the direction of alternative if the null hypothesis were true. Therefore, our initial assumption that the null hypothesis must be incorrect since the p-value 0.0254 is less than alpha 0.05. So we reject the null hypothesis mu is equal to 3 in the favor of alternative hypothesis mu is not equal to 3. आपकी जो p वैल्यू है वो अल्फा से 0.025 जो p वैल्यू आई है आपकी वो आपकी अल्फा से लेस है 0.05 से. तो आपने अपना जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करना है क्योंकि आपकी p वैल्यू जो है वो लेस देन आ गई है जब आपने अल्फा लिया 0.05. अगर आपके पास अल्फा होता 0.05 तो आपका यही जो वैल्यू आ रही थी जो आपकी p वैल्यू 0.025 ग्रेटर देन हो जाती तो वो उसमें आप अपना एक्सेप्ट कर लेते नल हाइपोथेसिस. तो हमने देखा राइट टेल टेस्ट के लिए कैसे फाइंड आउट करना, लेफ्ट टेल टेस्ट, और आपके पास जो टू टेल टेस्ट है उसके लिए कैसे आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, पी वैल्यू क्या किस तरह से आप लोगों ने देखना है, और फिर उसकी बेस पे आपने अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है. बेसिकली आपने अपना अल्फा को उसको जो है उसको टेबल में वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग के वो सारे प्रोसीजर्स होंगे. आपने हाइपोथेसिस बनाना है, उसके बाद आपने अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना है. टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जब आप अपना कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद आप पी वैल्यू के लिए n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में उस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को टेबल में चेक करेंगे. जैसे हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ा है तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की पी वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू n-1 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हम उसको लेफ्ट साइड में उस नंबर को देखेंगे. अगर लेफ्ट साइड आपके पास 11 आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपने उस 11 के कॉरस्पॉन्डिंग उस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का जो आपकी वैल्यू फाइंड आउट हुई है टेस्ट स्टैटिस्टिक की आपने वो वैल्यू चेक करनी है उस n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग. अब आपने वो अगर तो आपके पास वन टेल टेस्ट यानी कि राइट टेल है या लेफ्ट टेल है तब तो वो वैल्यू वही रहेगी अगर आपकी वैल्यू, लेकिन अगर वो टू टेल है तो जो वो वैल्यू आपने अल्फा को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 की है आपने तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. ठीक, अगर तो आपकी डायरेक्टली वो वैल्यू आ जाती है जो आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से वैल्यू फाइंड आउट किया और वो पी n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्टली आ गई है अल्फा पे तो फिर तो आप वही अल्फा लिख देंगे. अगर वो नहीं आ रही आप क्या करेंगे, जो बिटवीन में आएगी जो जिन दो नंबर अल्फाज के बिटवीन में आएगी आप उसको लेंगे और फिर उसको उन दोनों वैल्यूज को आपने लेना है और फिर डिवाइडेड बाय 2 करना है. अगर तो राइट टेल है या लेफ्ट टेल है तो फिर वही वैल्यू रहेगी आपकी. अगर आपके पास वन टेल टेस्ट नहीं है और टू टेल टेस्ट है यानी कि टू टेल टेस्ट आ गया आपके पास तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और वो जो वैल्यू आपको मल्टीप्लाई 2 करने से आएगी वो आपकी पी वैल्यू होगी. अब उस पी वैल्यू को आपने
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, उससे कंपेयर करना है कि उससे आपकी पी वैल्यू स्मॉलर आ रही है या ग्रेटर आ रही है। अगर तो आपकी पी वैल्यू उस अल्फा से जो आपको गिवन है, अगर तो गिवन है तो आप उसी अल्फा से लेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप 0.05 लेंगे। अगर आपको पी वैल्यू जो है वो गिवन है, सॉरी अल्फा आपको गिवन है तो आपने उससे कंपेयर किया अपनी पी वैल्यू को, तो आपकी पी वैल्यू अगर लेस आ गई है तो आप क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर आपके पास वो पी वैल्यू जो है ग्रेटर देन अल्फा आ गई है तो आप उसको क्या करेंगे, अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह से हम पी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उसकी बेस पे हम अपना रिजल्ट डिड्यूस करेंगे।